1960s का दौर था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, यूएस और रशिया। लेकिन इसी बीच एक तीसरा सुपर पावर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, चाइना। 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया। दोनों साइड काफी नुकसान हुआ और दोनों साइड काफी सारे सोल्जर शहीद भी हुए। लेकिन इस वक्त तक इंडिया समझ चुका था कि चाइना को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इंडिया को यह भी समझ आ चुका था कि अब चाइना की हर गतिविधि पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके ठीक 2 साल बाद 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया, लॉपनू डेजर्ट में। इस न्यूक्लियर वेपन टेस्ट ने इंडिया और यूएस दोनों को हिला कर रख दिया, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट होने तक भी किसी और देश को अंदाजा नहीं था कि चाइना अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अब यहाँ पर इंडिया और यूएस दोनों चाहते थे कि दोनों के पास इंटेल हो चाइना को लेकर और दोनों को चाइना की सारी गतिविधियां पहले से पता लग जाए। यहाँ पर दोनों देशों का मानना था कि उनको चाइना के टेस्ट साइट पर नजर रखनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चाइना के अंदर घुस के स्पाई करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तभी अमेरिका के CIA ने इंडिया को एक आइडिया दिया, जिस आइडिया को पूरा करने के लिए चाहिए था एक ज्वाइंट मिशन। इस आइडिया से हम लोग चाइना के ऊपर डायरेक्ट नजर रख सकते थे, लेकिन ये आइडिया बहुत ही खतरनाक था और वो आइडिया था ऑपरेशन हेड टॉप। इस ऑपरेशन के अंदर इंडिया के बॉर्डर वाले एरिया में किसी माउंटेन पीक के ऊपर हम एक डिवाइस लगा के रखनी थी, जिससे हमें चाइना की सारी न्यूक्लियर एक्टिविटीज की जानकारी मिल सके। अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल ये हकीकत में है, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस एक नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। और ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उसके बावजूद ये ऑपरेशन फेल हो गया। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या था ये ऑपरेशन और कैसे आज तक इंडिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि उत्तराखंड, यूपी आज भी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन हेड टॉप है, इसमें डिसाइड हुआ कि इंडिया के नंदा देवी पर्वत पर एक डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि बॉर्डर के उस पार चाइना में क्या चल रहा है। लेकिन हिमालय में इतने सारे पीक हैं, उसमें नंदा देवी को ही क्यों चुना गया? तो इसके कई सारे जवाब हैं। पहला पॉइंट ये है कि नंदा देवी पर्वत इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई 25,600 फीट है। और दूसरा, ये नंदा देवी पर्वत चाइना के उस इलाके से सबसे ज्यादा नजदीक वाली पीक है जहां पर चाइना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को टेस्ट कर रहा था। मतलब ये एकदम परफेक्ट लोकेशन थी नजर रखने के लिए चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर। तो यहाँ पर एक स्पाई एंटीना लगाना था, जिससे चाइना के मिसाइल और रेडियो सिग्नल आराम से कैप्चर किए जा सके। साथ में जो नंदा देवी को चूज करने का दूसरा रीजन था, वही सबसे बड़ा फैक्टर बना इस पूरे ऑपरेशन का फेल होने का, जो था नंदा देवी पर्वत का वेदर एंड क्लाइमेट। तो नंदा देवी के ऊपर वेदर और स्नो कंडीशन इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर वहां को छुपा दिया जाए तो किसी को कभी नहीं मिल सकता, इनफैक्ट जिसने छुपाया उसको भी। इसीलिए CIA और इंडिया के लिए ये एकदम परफेक्ट लोकेशन थी। तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले इंडिया और CIA के बीच में कुछ बहुत ही गोपनीय समझौते हुए। CIA और IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन हेड टॉप। ऑपरेशन हेड टॉप इसलिए भी दिया गया क्योंकि जो डिवाइस हमने यहाँ पे लगाया उसकी शेप हेड जैसी थी। और इस ऑपरेशन के लिए CIA ने एक स्पेशल डिवाइस बनाया। ये एक RTG था, रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें थे 7 प्लूटोनियम 238 कैप्सूल। प्लूटोनियम के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। प्लूटोनियम कितना घातक है ये आप उस वीडियो से आराम से समझ सकते हैं। प्लूटोनियम का यूज आज भी स्पाई एजेंसीज कितने बखूबी तरीके से करती हैं दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए, ये मैंने उस वीडियो में समझाया। फिलहाल आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो ये जो प्लूटोनियम है, ये न्यूक्लियर हीट से पावर जनरेट करता है और यही हीट उस एंटीना को चलाती है, जिससे कि प्लान ये था कि चाइनीज कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जाए। तो यहाँ पर डिवाइस बनकर एकदम रेडी हो चुका था, लेकिन अब सवाल था कि उसको नंदा देवी के पर्वत तक लेकर कैसे जाए। CIA के पास काफी सारे माउंटेनियर्स थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उससे पहले माउंट एवरेस्ट तक की चढ़ाई की हुई थी। बड़े नामी गिरामी नाम यहाँ पे सेलेक्ट किए गए CIA की तरफ से, और इंडिया की तरफ से भी हमारे बेस्ट क्लाइंबर
कैप्टन मोहन सिंह कोहली, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और ये वही हीरो हैं जिन्होंने 1965 में इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन लीड की थी। उनके साथ और भी कुछ फेमस नाम थे, जैसे कि सोनम ग्यात्सो, HCS रावत। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी कुछ बहुत ही वर्ल्ड फेमस माउंटेनियर्स आए थे। ये सभी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे अपने फील्ड के। सारे माउंटेन क्लाइंबर्स को एक साथ बुलाया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको बताया गया कि उनको किस सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है। उनकी ट्रेनिंग में ये भी बताया गया कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको किस तरीके से खुद को साइंटिस्ट बताकर ये बताना है वो सिर्फ कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस इधर उधर लगा रहे हैं। इस टीम में टोटल 14 मेंबर थे और 40 पोर्टर्स थे। ये एक ऐसी टीम थी जो दुनिया के टॉप माउंटेनर्स से मिला के बनी हुई थी। सोचो, एक तरफ इंडियन सोल्जर्स, दूसरी तरफ CIA के एजेंट्स, और दोनों मिलके हिमालय पर एक न्यूक्लियर डिवाइस छुपा रहे हैं। क्या कोई सोच भी सकता था ऐसी कहानी? लेकिन बिकॉज ऑफ चाइना ये हुआ और देखते ही देखते वो दिन आ गया जब इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। अब टाइम था अक्टूबर 1965 का। यहाँ पर टीम ने चढ़ाई शुरू की। टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस और हवाओं की स्पीड थी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब जांबाज क्लाइंबर्स के साथ था 50 किलो का न्यूक्लियर डिवाइस। न्यूक्लियर डिवाइस कितना खतरनाक है वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। इन्होंने अपनी जर्नी को कई सारे हिस्सों में बांटा, कई सारे कैंप साइट्स लगाए हुए थे और धीरे धीरे करके ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हर कैंप पर रुकते, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, यहाँ तक कि कैंप 4 तक ये लोग चले गए। लेकिन जैसे ही ये लोग टॉप पर पहुंचने वाले थे तभी आता है एक बहुत भयंकर तूफान। कैप्टन कोहली ने अपनी डायरी में लिखा कि हवा इतनी तेज थी हमारे टेंट भी हवा में उड़ रहे थे। तो यहाँ पर पूरी टीम ने डिसीजन लिया कि इस ऑपरेशन को हॉल्ट करते हैं और उस डिवाइस को ऊपर ही कहीं छुपा देते हैं, जिससे कि बार बार उसको लाना ले जाना ना पड़े, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी था। ऑफ कोर्स वो डिवाइस 56 kg की थी, तो उसको लाने ले जाने में जितनी मेहनत अब तक लगी हुई थी वो दोबारा करनी पड़ती। तो यहाँ पर टीम ने उस डिवाइस को एक बहुत बड़ी चट्टान से चेन से बांधा और ढक दिया। इनका प्लान था कि अगले सीजन में दोबारा से चढ़ाई करके यहाँ तक आएंगे, इस डिवाइस को निकाल कर और दोबारा टॉप पर ले जाकर इसको रख देंगे जहाँ इसको ओरिजिनली रखने के प्लान से वो लोग आए थे। लेकिन सबकी आंखें खुली रह गई, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर 1966 में ये पूरी टीम दोबारा इस मिशन को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंची तो वो लोग देख के शॉक्ड थे कि वो पूरी चट्टान बर्फ की मोटी चादर के बीच में धंस चुकी है। कई दिन तक दोबारा ऑपरेशन चला उस डिवाइस को निकालने के लिए, बट ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि वो डिवाइस किसी को भी वहां पर नहीं मिला। प्लूटोनियम का वेट बहुत हैवी होता है और अगर इसमें थोड़ा सा भी लीक हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट डैमेजेस और जनहानि का खतरा होता है। सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यही था कि प्लूटोनियम अगर कैसे भी लीक होके माउंटेन के नीचे तक चला गया तो तबाही यानी तय थी। ये वो मोमेंट था जब सबको समझ आया कि एक छोटी सी गलती की वजह से नंदा देवी पर्वत अब एक टाइम टिकिंग बॉम्ब बन चुका था जो कि कभी भी फट सकता था। मिशन फेल होने के बाद पूरे CIA में अफरा तफरी मच गई। उन सबका एक ही कहना था, रिट्रीव इट एट एनी कॉस्ट। इंडियन आर्मी ने कुछ और मिशंस भेजे पर ग्लेशियर इतना अनस्टेबल था कि कोई वापस नहीं गया। कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया कि इसके बाद एक और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो नंदा कोट में था। नंदा कोट वाला मिशन बड़ी सक्सेसफुली कर लिया गया, बट अभी भी नंदा देवी पर्वत पर जो प्लूटोनियम रहा था उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये इतना डेंजरस क्यों था, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। प्लूटोनियम 238 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसकी लाइफ होती है करीब करीब 200 साल, मतलब वो 200 साल तक बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के एक्टिव रह सकता है। और अगर ये 1 ग्राम भी लीक हो गया तो पूरे एनवायरनमेंट, पूरे पानी को कंटामिनेट कर सकता है। अब यहाँ पर आप सोचो, हम लोग 1 ग्राम की बात कर रहे हैं और प्लूटोनियम था यहाँ पे 3.5 किलो, वो भी उस पर्वत पर जिसकी स्नो मेल्ट होके जाके मिलती है सीधा गंगा रिवर में। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताया कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे लीकेज हुआ तो ऋषि गंगा वैली से अलकनंदा तक सारा पानी जहर बन सकता है। वही गंगा जो हमारे देश में पूजी जाती है, उसी का पानी अगर जहर बन गया, वही गंगा जिससे न जाने कितनी फसलों को सींचा जाता है, वही गंगा जिसका पानी आज भी पिया जाता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, वही गंगा जहाँ से न जाने कितने जीव आज भी अपनी प्यास बुझाते हैं, अगर उसका पानी जो अमृत समान होता है उसको जहर बना दिया जाए तो कितनी बड़ी आपदा आएगी, ये शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पूरी बात 1978 तक पूरी दुनिया से छिपी रही, लेकिन एक दिन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने CIA की कुछ फाइल से लीक कर दी जिसमें ये वाली फाइल भी थी। तब जाके दुनिया को पता चला कि अमेरिका और इंडिया ने हिमालयन पर्वत पर एक न्यूक्लियर डिवाइस प्लांट किया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत ज्यादा बवाल हुआ। इंडियन पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कितना मॉनिटर हुआ ये हम सबको पता है। आज तक का ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि ये डिवाइस एकदम सेफ है, लेकिन डिवाइस है कहाँ इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है।
2021 में उत्तराखंड में जो ऋषि गंगा में फ्लड आया था, वहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा था, क्या ग्लेशियर के अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है? क्योंकि ये जो फ्लड था ना, ये नॉर्मल फ्लड से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। उत्तराखंड की लोकल पब्लिक ने बहुत आउटरीच किया और शक की सुई सीधी सीधी जा रही थी इसी इंसिडेंट के ऊपर। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका कॉज नेचुरल था। सब लोग आज भी यही बोलते हैं कि कुछ है वहाँ पे, कुछ अलग वाइब्रेशंस आती हैं कभी कभी। यहाँ पर जो एक सीक्रेट मिशन होना था दुश्मन देश पर नजर रखने के लिए, वो अपने ही देश के लिए कितना बड़ा दुश्मन बन गया, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक ये डिवाइस कहाँ है, किस हालत में, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज सब जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी प्लूटोनियम लीक होता है तो न जाने कितने करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी मौत बन सकती है। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा डिजास्टर ला सकती है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ कर सकते हैं तो वो है प्रे कि ये डिवाइस सही सलामत वापस मिल जाए। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है। नेचर के साथ आप कितना ही बड़ा खिलवाड़ कर लो, लेकिन हर चीज का एक प्राइस होता है। नंदा देवी, जिसे हम देवी मानते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियर डिवाइस छिपा देना, ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद चाइना ने तो धड़ाधड़ न्यूक्लियर टेस्ट किए। इंडिया, यूएस या कोई भी चाइना को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक नहीं पाया। हालांकि कोशिश दोनों देशों ने की कि हमें इंटेल मिल सके, बट इसकी जो कीमत हम लोगों ने चुकाई वो बहुत ज्यादा भारी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को दोबारा से एक सर्वे कराना चाहिए और इस डिवाइस को दोबारा रिट्रीव करने की कोशिश की जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में हाइप भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।